मॉर्निंग स्टॉक ट्रेड 20 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह ये मैच मेरे साथ खेलेंगे नीरज बाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की पिच पे आज का ये मैच होने वाला है। पिच कमजोर है। अमेरिकन मार्केट्स कल के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट आधे % के आसपास या 1% के आसपास ही कमजोरी के साथ बंद होते हुए नजर आए। वोलेटाइल सेशन था वहां पर। पूरा महीना अगस्त का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था। 6% से ज्यादा की कमजोरी, 3 साल में सबसे कमजोर महीना। कल डाउ 200 पॉइंट तक झटकता हुआ नजर आया दिन के दौरान। हालांकि लो लेवल से एक रिकवरी थी। रिकवरी सिर्फ इसीलिए आई क्योंकि कच्चे तेल की प्राइसेस में जो उछाल देखने को मिला, इसके बाद एनर्जी शेयर्स में वहां पे कुछ खरीदारी आई थी। अदरवाइज लैकलस्टर ट्रेड था। यूरोपियन मार्केट्स में भी जैसे आपकी स्क्रीन पर आया, लंदन तो बंद था आधे % के आसपास, बाकी मार्केट्स में कमजोरी थी। यूएस और एशिया में जो कमजोरी थी उसका प्योर रिफ्लेक्शन यूरोप में देखने को मिला। एशिया में जो पीएमआई आया चाइना का, एक बार फिर से कमजोर पीएमआई आंकड़ा, मेरे ख्याल से पिछले कई सालों में 2012 के बाद का सबसे कमजोर आंकड़ा है। और उसी का इंपैक्ट है कि एक तो यूएस लीड हमने कमजोर उठाई और चीन को लेकर जो कंसर्न्स हैं, हर डेटा पॉइंट और इंडिकेशन दे रहा है कि चीन में वाकई दिक्कतें गहरा रही हैं और इसीलिए शायद एशिया भी उसी लिहाज से रिएक्ट करता हुआ। एशिया भी दर्शा रहा है कि ऑलमोस्ट 77 अंक के आसपास की कमजोरी के साथ आज शायद शुरुआत हो। ये जैसे में रणनीति क्या होगी? रणनीति मिक्स ही रखनी चाहिए जो कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। और वहाँ पे सेक्टर्स को ऐसा लगता है कि सिलेक्टेड पॉकेट में जोरदार बिकवाली, सिलेक्टेड पॉकेट में जोरदार खरीदारी, दोनों अपॉर्चुनिटी हैं। क्योंकि एक तरफ क्रूड बढ़ने से जहां कुछ फायदे हो रहे हैं तो कुछ नुकसान हो रहे हैं, वहीं कल जिस तरीके से कई बैंकों ने बेस रेट कट किए हैं उससे कुछ सेक्टर्स को फायदा होगा। और जिस तरीके से जीडीपी के आंकड़े आए हैं उससे एक केस बनता है शायद कि अब रेट कट की संभावना और ज्यादा बनेगी। तो ये जो क्यूज है कहीं ना कहीं पॉजिटिव है और जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट संकेत दे रहे हैं वो बहुत निगेटिव है। तो इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि एक मिक्स स्ट्रेटजी होनी चाहिए, शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों ही स्टॉक्स टीम में शामिल किए। सिमिलर रणनीति होगी, शॉर्ट्स और लॉन्ग्स दोनों ही है। लेकिन शुरुआत कहां से? शुरुआत जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि यहाँ खरीदारी और बिकवाली की अपॉर्चुनिटी है, तो ओएनजीसी लगातार सेक्टर्स को लगता है खरीदारी करनी चाहिए। कल फिर से जबरदस्त तेजी आपको क्रूड में देखने को मिली है, उसका फायदा इन स्टॉक्स को डेफिनेटली होगा क्योंकि ये क्रूड गिरने से काफी ज्यादा दिक्कत में आते हुए दिख रहा है। तो 245 का टारगेट लेते हुए ओएनजीसी में लॉन्ग पोजीशन करके चलिए। एसकेएस माइक्रो फाइनेंस हमें कमजोर लगता है, सेक्टर्स को लगता है चार्ट पे काफी वीक है। हालांकि इस पे तमाम ब्रोकरेजेस के आप डिफरेंट व्यूज देखेंगे, लेकिन इसने एक बहुत बेहतरीन रैली पूरे साल में महीने दर महीने इसने दिखाई है। वो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग के साफ केस दिख रहे हैं। चार्ट पे बहुत वीक पैटर्न बनता हुआ यहाँ से सेक्टर्स को दिख रहा है। तो सेक्टर्स लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं आप आराम से। वो मार्केट कमजोर है इसलिए और ज्यादा दबाव इसमें देखने को मिल सकता है। 452 के आसपास का टारगेट लेते हुए इसमें बिकवाली करके चले। 466 पे स्टॉप लॉस होते हैं। फोकस खरीदारी पे रखेंगे आज भी शुरुआत में। सबसे पहले स्पाइस जेट का काउंटर जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करें। एक तो ध्यान रखें, बड़ी आउटसाइड चांस है कि अजय सिंह साहब शायद यहाँ पे स्टेक सेल या फॉरेन पार्टनर को इंडक्ट करते हुए नजर आएंगे। हालांकि रिआइटरेट करा है मैनेजमेंट, इस समय किसी से बातचीत नहीं चल रही है। लेकिन कई लोग मानते हैं कि मिड कैप्स में एक रिस्कियर बेट हो सकती है, लेकिन शायद स्मार्ट ट्रैक्शन और स्मार्ट मोमेंटम में काउंटर डिलीवर कर सकता है। इनफैक्ट कल के कमजोर बाजार में भी अगर मैं सही हूं तो स्टॉक हरे निशान में जाके बंद हुआ था, तो लोग एक्यूमुलेट तो इस काउंटर को इस लेवल्स पे कर रहे हैं। ऊपर से एटीएफ की कीमतें जो 11% के आसपास कम हुई हैं, जी हाँ 11% एटीएफ की कीमतों में रिडक्शन करा गया है, उसका भरपूर फायदा मिलेगा। हालांकि उस लिहाज से एटीएफ को मैंने शुरुआत में हाईलाइट इसलिए नहीं करा क्योंकि नर्वसनेस इस बात से होगी कि अगला फोर्टनाइटली रिवीजन होगा तो कहीं कीमतें बढ़ ना जाएं, क्योंकि जिस तरह से कच्चे तेल में शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम पकड़ा हुआ है वो एक दिक्कत की बात हो सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए ये जो एटीएफ की कीमतें इमीडिएट इफेक्ट से कम करी गई हैं, भरपूर फायदा इन कंपनीज को होगा। स्पाइस जेट को रडार पे रखें। हमें लगता है 25.5 पौने 26 तक के लेवल तक यहाँ पे अप्रोच किया जा सकता है। लाइकवाइज एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो अब तक तो परफॉर्म नहीं करी है, लेकिन जिस तरह से फंड इन्फ्यूजन उस कंपनी में हो रहा है, जिस तरह से मार्की नेम्स चेक इन कर रहे हैं, ओरिएंट ग्रीन पावर वो कंपनी है। रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस, इसको लेकर तमाम बुलिश लोग हैं, सबके सब स्ट्रीट पे। अब तक वहां से बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक्शन या मोमेंटम एटलीस्ट फाइनेंशियल्स के फ्रंट पे नहीं आया है, इसीलिए स्टॉक प्राइस रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो मूड अच्छा होता है तो खरीदारी देखने को मिलती है, मूड बिगड़ता है तो स्टॉक से पिटाई होती है। लेकिन इस काउंटर में एक तो मैंने आपको बताया था सॉलिड पेरेंटेज है, श्रीराम ग्रुप की एंटिटी है, जापान सिंगापुर से और यूएस से तगड़े इन्वेस्टर्स निवेशित हैं इस कंपनी में।
स्टेक्स हैं उनके इस कंपनी में तगड़े चंक्स, और अब जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो रहा है बड़े मार्की नेम्स हैं। अब तो कहा जा रहा है ईडलवाइस की एक सब्सिडरी को भी यहाँ पे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करने की तैयारी हो रही है। कल ही बाजार बंधन के बाद वो अनाउंसमेंट भी मैं पढ़ रहा था। ओरिएंट ग्रीन पावर को रडार पे रखें, लोअर लेवल्स पे शायद एक्यूमुलेशन हो सकता है, बाजार मूड के साथ कामकाज करे, लेकिन आज हमें लगता है ये डिफाई कर सकता है मार्केट मूड को। स्मार्ट मोमेंटम इन लेवल्स के आसपास हमें नजर आता है। 18 साढ़े 18 तक के हाईस छुए थे, तो वहां से तो बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत तगड़ा करेक्शन इस काउंटर ने दिखाया है। आज के लिए 12.25 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करें। छोटे स्टॉक्स हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही पोजीशंस को अप्रोच किया जाना चाहिए। इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के अब डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। मारुति होगा डिपेंडेबल स्टॉक। ऊपरी स्तरों से काफी इसमें करेक्शन आया है और दो ट्रिगर है। एक तो आज सेल्स फिगर आएंगे जो मंथली आते हैं। सेलेक्टर्स को एक्सपेक्टेशन है कि मारुति हमेशा की तरह बढ़िया नंबर्स आपको देगी, तो वो एक ट्रिगर इसके लिए होगा। दूसरा, रेट कट जो किए हैं बैंकों ने उसका फायदा भी होगा क्योंकि लोन थोड़ा और सस्ता होगा, तो फेस्टिवल भी सामने है, तो तमाम सारे इसके लिए पॉजिटिव ट्रिगर है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें बहुत शॉर्ट्स बने थे, बहुत नीचे आया, ऊपर से करीब 4650 तक गया था, वहां से करेक्ट होकर यहाँ पे आया है। तो एक केस बनता है कि मारुति में आज लॉन्ग पोजीशन आप बना के चल सकते हैं। 4350 तक का टारगेट लेते हुए मारुति में खरीदारी करें। 4140 के आसपास स्टॉप लॉस है। एक और ऐसी कंपनी जो ऑफ लेट हम बात कर चुके हैं उसके बारे में, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है, जिसे हम HOEC के नाम से जानते हैं। एक तो ऑयल एंड गैस स्पेस आज फोकस में रहेगी। जिस तरह से मार्क्ड मोमेंटम क्रूड में आया है, 3 दिनों में किसी ने ऐसा एंटिसिपेट नहीं करा होगा जिस तरह की तगड़ा उछाल है। नाइमेक्स तो अब मेरे ख्याल से 47, ब्रेंट $52 पे अब आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो बहुत तगड़ा उछाल कॉन्जिक्यूटिवली 3 दिन देखने को मिला है, उसका भरपूर फायदा ऑयल एंड गैस स्पेस को मिलेगा। ये कंपनी के पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट है 9 ऑयल या गैस फील्ड्स में इस देश में, जिसमें कैम्बे बेसिन, कावरी बेसिन, आसाम अराकान बेसिन, राजस्थान बेसिन, इन सब में इसके प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डिफरेंट ENP लाइफ साइकिल यानी कि एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन की जो लाइफ साइकिल होती है उसके डिफरेंट स्टेजेस पर है। सबसे इंटरेस्टिंग ट्रिगर इस कंपनी के लिए आज से जो हम पहले भी हाईलाइट कर चुके हैं, वो असम फील्ड के ऑपरेशन से जल्द शुरू होते हुए नजर आएंगे। 2008 में वहां पे गैस की डिस्कवरी हुई थी और अब कहा जा रहा है वो जल्दी ऑन स्ट्रीम या कमीशन होती हुई नजर आएगी। तो वहां से तगड़ा रेवेन्यू फ्लो इस कंपनी के लिए शुरू होता हुआ नजर आएगा आपको। 3-4 प्रोड्यूसिंग ब्लॉक्स, डेवलपमेंट ब्लॉक्स में इसका वैसे ही पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट भी है। इस कंपनी को रडार पे रखें। ध्यान रखें इस कंपनी का पेरेंटेज ENI जो कि विदेशी कंपनी है, वो इस कंपनी की पेरेंट है, जिसका मेरे ख्याल से 47% के आसपास स्टेक है। ये वाइडली रिपोर्टेड है कि वो स्टेक बेचना चाहती है, तो वो अपसाइड ट्रिगर वो भी बनता है। बड़े मार्की नेम्स, बड़े डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है आजकल जो बड़े एक्टिव है, उनके नाम भी शुमार हुए थे उस लिस्ट में जो शायद ENI का स्टेक खरीदना चाहते थे। उनके नाम से हाईलाइट नहीं करना चाहूंगा, वो बाजी होगा इस समय तो, लेकिन इस कंपनी को रडार पर रखना चाहिए। ऑयल एंड गैस स्पेस का एक तो सेंटिमेंट्स का फायदा, असम से जल्दी प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद या गुंजाइश जो बन रही है, और तीसरा इंपॉर्टेंट अगर प्रमोटर्स एक्सिट होते हैं तो कहा जा रहा है जो तगड़ा स्टेक है अच्छे खासे मार्केट प्रीमियम पे जाता हुआ नजर आएगा। स्टॉक की ईयर हाइस तो 75-76 के आसपास थे, तो वहां से आधे के आसपास ये कामकाज कर रहा है। अट्रैक्टिव लेवल्स हैं शायद इस समय खरीदारी करने के, और आज तो ट्रेडिंग के लिए आज से बेट करें 36-36.5 तक के रेंज के लिए। छोटा सा ब्रेक, इसके बाद हम दोनों की टीम्स के मिडिल ऑर्डर खिलाड़ियों पर फोकस। मिडिल ऑर्डर में खरीदारी का रुझान रहेगा। TVS मोटर्स खरीदारी करें, मंथली फिगर्स आएंगे और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कंपनी बेटर डिलीवर करेगी। खासतौर पे स्कूटर सेगमेंट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले कई महीनों से, तो वही एक्सपेक्टेशंस रखेंगे दिन के दौरान। क्योंकि नंबर्स आने से काउंटर काफी वोलेटाइल रहेगा, ध्यान से ट्रेड करें। 231 का लक्ष्य इसके लिए होगा। और अशोक लेलैंड बिल्कुल कंफर्मेशन टाइप की है कि ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेगा, और लगातार इनके नंबर्स आपने मंथ ऑन मंथ देखे, बेहतरीन दिख रहा है। CV सेगमेंट में जो रिवाइवल दिख रहा है, ऐसा लगता है सारा फायदा उसको अशोक लेलैंड को ही मिलता दिख रहा है। 95 के टारगेट के साथ इसमें भी खरीदारी करके चलें। इसके अलावा गोल्ड में जिस तरीके से कीमतें स्टेबल होती हुई दिख रही हैं, मनप्पुरम जनरल फाइनेंस में सेलेक्टर्स खरीदारी सलाह देना, उसकी वजह यह है कि तमाम सारी गोल्ड लोन कंपनियों के सामने उस समय दिक्कत आई थी जब गोल्ड की कीमतें लगातार नीचे गिरी थी, तो डिफॉल्ट का खतरा बनता हुआ दिख रहा था। कुछ कुछ ऐसे संकेत मिले भी और कंपनियों के सामने समस्या खड़ी हुई, लेकिन अब गोल्ड में जिस तरीके से रिबाउंड्स देखने को मिल रहा है, स्टेबल दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि वो इनके लिए काफी फायदे की खबर है। जैसे स्टॉक पर नजर रखिए और इसीलिए आज इसमें ट्रेड की सलाह होगी। 25 रुपए का लक्ष्य लेते हुए मनप्पुरम जनरल फाइनेंस में खरीदारी करें, 23 रुपए का स्टॉप लॉस रखें।
अब तक पूरी तरह से खरीदारी पे फोकस करा था और अब बिकवाली पर फोकस करना चाहेंगे। सबसे पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक रैंक आउट परफॉर्मर है, पर इस आउट परफॉर्मेंस के बाद कई लोग कंसर्न्स उठा रहे हैं इस कंपनी के वैल्यूएशंस को लेकर। इनफैक्ट एचडीएफसी इस दिग्गज मेरे ख्याल से अब ज्यादा रीजनेबली प्राइस, बेटर प्राइस आपको नजर आएगा और इसीलिए लोअर लेवल से एचडीएफसी में लगातार खरीदारी के मोमेंटम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस हमें लगता नहीं है कि आउट परफॉर्मेंस शायद कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। इनफैक्ट जिस तरह की पोजीशंस वायदा में बिल्डअप हो रही हैं, जिस तरह से कल वॉल्यूम प्राइस एक्शन देखने को मिला है, इंडिकेशंस दे रहा है कि स्टॉक हल्का होने की तैयारी में है। रडार पे रखें, टाइम करना हर चीज को मुश्किल बात है, लेकिन हमें लगता है दबाव देखने को मिल सकता है। आज के लिए एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हमने टारगेट सेट करे हैं। इंडियाबुल्स रियल एस्टेट एक और इसी इंटरेस्टिंग रियल एस्टेट स्पेस की कंपनी है। इंडियाबुल्स रियल एस्टेट में हमें लगता है जिस तरह का तगड़ा शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम आया था, वो लाइकलीहुड है कि वो फिजल आउट होता हुआ नजर आएगा, पर वो बहुत तगड़ा मोमेंटम था, इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही इस पोजीशन को अप्रोच करें। हमें लगता है डाउनसाइड जिसमें सीरियसली खुल सकते हैं अगर बाजार का मूड लगातार ऐसे ही कमजोर रहा। आज के लिए 60 के नीचे के लेवल्स के लिए शायद अप्रोच किया जा सकता है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स हमने कल भी हाईलाइट करा था, हालांकि फार्मास्यूटिकल ऐसा पैक है जैसे कमजोर बाजार में शायद आउट परफॉर्म करे, लेकिन कल भी आपको याद होगा एमएससीआई इंक्लूजन के बावजूद हमारे एक्सपर्ट से माना था ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल दबाव के साथ कामकाज करेगा जिस तरह की पोजीशन बिल्डअप हो रही है, और कल वो इंक्लूजन एमएससीआई में होने के एडजस्टमेंट्स थे, उसके बावजूद ये स्टॉक 3% नीचे कमजोरी के साथ बंद हुआ था। अभी भी जिस तरह की पोजीशंस बिल्डअप है, अभी भी इंडिकेशंस यही है कि शायद ये काउंटर थोड़ा सा मुनाफा वसूली दबाव के साथ कामकाज कर सकता है। रडार पे रखें, 1130 तक के लेवल तक यहां पे अप्रोच करने की सलाह। और इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के अब फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। रूबी मिल्स होगा फ्री हिट के लिए, और कल बोर्ड ने इसके 1:1 के बोनस इशू को मंजूरी दे दी है। ये इसलिए सिग्निफिकेंट था, इसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि 75% तक होल्डिंग प्रमोटर के पास है और जो लिक्विडिटी है स्टॉक में वो बहुत कम थी, इस वजह से इसमें बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं हो पा रहे थे। बहुत सारे जो लोग बाइंग करना चाहते थे उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। सेलेक्टर्स को लगता है कि ये जो लिक्विडिटी बढ़ने का फैसला हुआ है एक तरीके से बोनस की वजह से, उससे काफी इसमें फर्क पड़ता हुआ दिखेगा। और बाकी सारी स्टोरीज जो है इसमें अनफोल्ड होंगी कि दादर में इनके पास बहुत बड़ी लैंड बैंक है, जो मिल है वो भी आगे जाते हुए अनफोल्ड होगी। सेक्टर्स को लगता है कि ये सारी चीजें उस पर्सपेक्टिव में देखनी चाहिए, इसीलिए लगता है इसमें आज खरीदारी करके चले। 455 460 का टारगेट इसमें डेफिनेटली अचीव होगा। कल भी स्टॉक में 4.5-5% की क्लोजिंग बेसिस पे आपको गेन्स दिए थे। आज हमें लगता है कि बेहतरीन रिटर्न आज भी आपको देगा। आशीष। सुप्रजीत इंजीनियरिंग ये वो काउंटर जिसे आज हम ट्रेड के तौर पर उतार रहे हैं। ध्यान रखें, ये कंपनी बेहद स्ट्रांग बिजनेस मॉडल है। दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यानी कि टू व्हीलर्स के लिए केबल्स बनाना काम करती है, उसमें सबसे बड़ी है दुनिया भर में। और इनफैक्ट टॉप 5 ऑटो केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज दुनिया में ये कंपनी उस लिस्ट में शुमार है। आज लेने की वजह कई सारे फैक्ट्स हैं। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट तो टीवीएस मोटर्स का है, जिसको लेकर लगातार अटकलें लगती रहती हैं। ऑलरेडी शेयर होल्डिंग है, टीवीएस मोटर्स ऑलरेडी इस कंपनी में स्टेक ओन करता है और तमाम स्ट्रीट में अटकलें लगती रहती हैं कि टीवीएस मोटर्स शायद यहाँ पे स्टेक बढ़ाना चाहता है। अगर ऐसा होगा तो शायद मार्केट प्रीमियम पे होता हुआ नजर आए, तो वो एक क्विंटेसेंशियल ट्रिगर है इस कंपनी को लेकर, जो स्टॉक में हमेशा मोमेंटम बनाने में मदद करता है। लोग लेकिन कीनली अवेट कर रहे हैं अगर वाकई टीवीएस मोटर्स यहाँ पे स्टेक बढ़ाता है, पर वो एक आउटसाइड चांस है, बज है, वो एक आउटसाइड चांस है, उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस कंपनी में वैसे भी फंडामेंटल्स बेहद स्ट्रांग है। आज ऑटो कंपनीज अपने बिक्री के आंकड़े देने वाली हैं, अगस्त बिक्री के आंकड़े, अगर नीरज के सिलेक्टर सच हैं तो शायद वो आंकड़े बड़े स्ट्रांग होंगे। आज की बात तो अलग है, वैसे हम मान रहे हैं आगे का आउटलुक बड़ा स्ट्रांग है क्योंकि फेस्टिव सीजन को हम अप्रोच कर रहे हैं। तो ऑटो कंपनीज में सेल्स में एक मार्क पिकअप आपको देखने को मिलेगा आने वाले महीनों में। एचडीएफसी ने, नीरज ने हाईलाइट भी करा, 35 बेसिस पॉइंट से दरें घटा दी हैं, अब तो लोएस्ट इंडस्ट्री में उसने अपनी बेस रेट कर दिया है। बड़ा पॉजिटिव है तमाम ऑटो कंपनीज के लिए, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस दिग्गज के बाद कई सारे बैंक्स फॉलो सूट, यानी कि अपनी दरें, अपने बेस रेट कम करते हुए नजर आएंगे। पेट्रोल और डीजल की कल रात में खबर आ गई है, दरें या दाम घटा दिए गए हैं, वो ऑटो कंपनीज के लिए एक और पॉजिटिव है। और अब जिस तरह के जीडीपी के आंकड़े, ग्रॉस वैल्यू एडेड की जो हम बात कर रहे थे,
ये सब आंकड़े अब इंडिकेशन दे रहे हैं अगर फेड नहीं मूव करा तो बड़ा लाइकली है कि 29 सितंबर को शायद रघुराम राजन साहब दरों में कटौती करते हुए नजर आएंगे। तो ये सब मैक्रो एनवायरमेंट की मैं बातें कर रहा हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मिले इस समय सुप्रीजीत इंजीनियरिंग को जो हमारे एक्सपर्ट्स ने चूज करा है। अच्छे सेल्स ऑटो सेक्टर में एक्सपेक्टेड है और उसका बेस्ट प्रॉक्सी इंडियन ऑटो सेक्टर में सुप्रीजीत जैसी कंपनीज हैं जो कि इन कंपनीज को सर्विस करने का काम करती हैं। एक मार्केट लीडर है डोमेस्टिक ऑटो केबल्स में। 14 प्लांट्स में पढ़ रहा था इस कंपनी के। ब्रेक केबल्स, क्लच केबल्स, चोक केबल्स, स्पीडोमीटर केबल्स, ये सब गाड़ी में केबल्स का इस्तेमाल होता है वो सब ये कंपनी बनाती है। इनफैक्ट ऑल सॉर्ट ऑफ पॉसिबल केबल्स जो 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स में लगते हैं वो सुप्रीजीत बनाने का काम करती है और तगड़ी पकड़ है इस कंपनी के। मैं पढ़ रहा था टीवीएस मोटर्स के 100% केबल रिक्वायरमेंट, बजाज ऑटो की 90%, हीरो मोटो की 65%, यामाहा की 85% और होंडा की 25% केबल की रिक्वायरमेंट इस देश में जो है वो सुप्रीजीत इंजीनियरिंग पूरी करने का काम करता है। 2 व्हीलर्स में 65% मार्केट शेयर और इनफैक्ट अब 4 व्हीलर्स में धीरे धीरे कंपनी अपनी पकड़ बढ़ा रही है और उस स्पेस में भी 25% मार्केट शेयर इस कंपनी का ऑलरेडी क्लॉक हो चुका है। एक्सपोर्ट से 35% रेवेन्यूज कमाती है तो BMW, फोक्सवैगन, निसान, जनरल मोटर्स, सुजुकी ये सब विदेश में इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। 10 साल से प्रॉफिट और सेल्स में ऑलमोस्ट 30% साल दर साल यानी कि CAGR जो हम कैलकुलेट करते हैं साल दर साल ग्रोथ इस कंपनी ने क्लॉक करी है। औसत ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले 2 सालों में करीब 15-16% के आसपास हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो शायद 20% के आसपास है। पिछले 10 सालों में लगातार शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करा है। 2004 में 1:1 बोनस, 2010 में ट्वाइस ये पिछले 10 साल में रिवॉर्ड कर चुकी है। तो इंटरेस्टिंग प्ले है। ऑटोज में बुलिश है तो ऑटो ऑनसीडी एक बेहतर प्रॉक्सी है। तमाम ऑटो 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स की कंपनी सर्विस करने का अब तो 4 व्हीलर्स में पकड़ जमाने का काम कर रही है। हमें ये कंपनी बड़ी इंटरेस्टिंग प्ले लगती है इसीलिए इस कंपनी को हाईलाइट करा था। आज के लिए खरीदारी करके चलें, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, लेकिन इस कंपनी के बारे में पढ़ें। ऑटो की क्लास प्रॉक्सी के तौर पर ये उभर सकती है। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम लोगों की टीम्स के आखिरी के 3 खिलाड़ियों पर फोकस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप फोकस में आखिरी के 3 खिलाड़ी और यहां पे अब तीनों खिलाड़ी मेरे जो हैं वो बिकवाली करने की सलाह है। गोदरेज इंडस्ट्रीज एक अच्छी पॉजिटिव खबर, एस्टेक लाइफ साइंसेज का जो एक्विजिशन करा डिस्काउंट पे होता हुआ नजर आया, उसके बावजूद स्टॉक में जिस तरह का बिल्डअप हो रहा है वो इंडिकेट कर रहा है ये स्टॉक अभी भी और कमजोर होने वाला है। कल इनफैक्ट उस खबर के बाद फ्लैट या हल्के लाल निशान में जाके भी बंद हुआ था। हमें लगता है बिकवाली करने के मौके दे रहा है। 358 तक के लेवल्स तक यहाँ पे अप्रोच करें। अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन या SEZ, हमें लगता है यहां पे भी बिकवाली हो सकती है। हालांकि इस महीने के एंड में ध्यान रखें निफ्टी में इंक्लूजन होता हुआ नजर आएगा तो इस महीने के एंड में जाते जाते वापस बाइंग मोमेंटम आ सकता है, लेकिन वो लंबा फेज है। हमें लगता है जिस तरह की पोजीशंस बिल्डअप हो रही है वो इंडिकेट कर रही है फिर इमीडिएट टर्म में शायद ये काउंटर और हल्का हो सकता है। अच्छा मोमेंटम पॉजिटिव साइड में इस काउंटर ने दिखाया था। आज के लिए 348 तक के लेवल तक अप्रोच करें और फाइनली C8। हालांकि अब तक लॉजिक्स को डिफाई कर रहा है, बहुत स्ट्रांग एक्यूमुलेशन, बहुत स्ट्रांग बाइंग मोमेंटम है, होल्ड कर रहे हैं स्टॉक को, लेकिन इस कंपनी के अगर आप होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो बहुत चुनिंदा लोगों के पास ये स्टॉक इस टाइम पे होल्ड कर रखा है वायदा में। हमें लगता है ये स्टॉक इवेंचुअली फिजल आउट होगा। डंपिंग को लेकर जो तमाम इश्यूज हैं, कच्चे तेल की अब जो कीमतें फट रही हैं, ये सब ओवरहैंग ही हैं स्पेस के ऊपर। हमें लगता है C8 में बिकवाली करने के मौके होंगे, लेकिन पेशेंटली बैठें, ट्रेड इनिशिएट ना करें। अगर कमजोरी देखने को मिले स्क्रीन पर तब ट्रेड इनिशिएट करें, क्योंकि टाइम करना मुश्किल है कि कब यहाँ पे फाइनली मुनाफा वसूली या फिर पोजीशंस की अनवाइंडिंग होती हुई नजर आएगी, लेकिन इस काउंटर को रडार पर रखना चाहिए। नीरज जी, वेदांता पहला काउंटर होगा और यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं। जिस तरीके से दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, स्टॉक में बाउंस बनता है लेकिन वो टेक्निकल था, इस वजह से सेलेक्टर्स लगता है फिजल आउट होगा। 91 की टारगेट साथ इसमें बिकवाली करके चले। टाटा स्टील और टाटा मोटर्स ये 2 और काउंटर होंगे जहाँ पे शॉर्ट पोजिशन बनानी चाहिए। मेटल की स्थिति बहुत ही खराब है और चाइना से जिस तरीके से संकेत मिल रहे, कोई रिवाइवल की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, इसलिए सेलेक्टर्स लगता है यहाँ पे कमजोरी रहेगी। और टाटा मोटर्स भी बिकॉज ऑफ चाइना इसमें प्रेशर बना हुआ है। 325 का टारगेट टाटा मोटर्स के लिए होना चाहिए और 215 का टारगेट टाटा स्टील के लिए शॉर्ट करके चले। इसी के साथ आशीष और मुझे याद दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद लेके आ रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। तमाम सारे दिग्गजों के साथ स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे और आज के ट्रेड्स को बताएंगे। साथ ही CNBC बाजार पर होगा मॉर्निंग टिकर। नमस्कार।